वो अधूरी बातें तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्द शामें कुछ कहानियों को हमेशा के लिए सीने में कैद कर लेती है। ऐसे ही एक धुंधली शाम में जब आसमान बादलों से ढका था और हल्की हल्की बारिश हवा में तैर रही थी, यूं सेओ और ह्योन वू एक पुरानी शांत कॉफी शॉप में आमने सामने बैठे थे। कॉफी की महक चारों ओर फैली थी, लेकिन उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों को किसी भी खुशबू से अछूता रखे हुए था। उनकी आंखों के सामने सारा अतीत धुंधली परछाइयों की तरह घूम रहा था, जहां हंसी थी, लड़ाइयां थीं, वादे थे और अब सिर्फ समझौते। कॉफी के प्याले से उठती भाप की तरह ही उनका रिश्ता भी अब सिर्फ एक हल्का सा एहसास बनकर रह गया था। यूं सेओ ने हाथों में कप थाम रखा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी नजरें खिड़की से बाहर जाती गाड़ियों की लाइटों को देख रही थीं, पर दिल पूरी तरह ह्योन वू में अटका था। ह्योन वू जो अब भी वैसा ही था, शांत, गहरा और दिल को चीर देने वाला। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो दिखती थी जब वो दुख छुपाता था, लेकिन आज वो मुस्कान भी थकी हुई लग रही थी। शायद अब वक्त आ गया है, यूं सेओ ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। ह्योन वू ने सिर झुकाया, जैसे पहले से ही उस वाक्य की तैयारी कर रहा हो। हम दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ दांव पर है, उसने जवाब दिया, और शायद साथ रहकर हम वो सब खो देंगे। कॉफी शॉप की खामोशी अब भारी लग रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक दोनों के दिल की धड़कनों से होड़ कर रही थी। हर सेकंड उस पल को और गहरा बना रहा था। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उनके बिछड़ने पर शोक मना रहा हो। यूं सेओ ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में जो कभी उसे दुनिया से ऊपर रखती थीं। अगर हम समझौता करते हैं तो क्या ये प्यार खत्म हो जाएगा? उसने पूछा। ह्योन वू चुप रहा, फिर बोला, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कुछ फैसले उसे छुपा देते हैं। उनके बीच की मेज जैसे एक दीवार बन गई थी, एक अदृश्य लेकिन अटूट दीवार। दोनों चाहते थे कि कोई चमत्कार हो, कोई बहाना मिले साथ रहने का, लेकिन उनकी जिंदगी के हालात, उनके सपने, उनके परिवार, सब कुछ अलग राहों की मांग कर रहा था। और इस बार प्यार कमजोर नहीं था, लेकिन हार मानने को मजबूर था। कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी, जैसे उनके बीच की गर्माहट भी ठंडी हो गई हो, लेकिन आखिरी घूंट तक वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ बोले। आखिरी बार यूं सेओ ने ह्योन वू का हाथ थामा, हल्के से दबाया और कहा, अगर कभी दिल बहुत तड़पे तो जान लेना, मैं अब भी वहीं हूं, तुम्हारे इंतजार में नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ। ह्योन वू ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से जवाब दिया, अगर किस्मत ने चाहा तो शायद फिर मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो ये जान लेना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। दोनों उठे, बाहर की बारिश के बीच चल दिए, अलग अलग रास्तों पर, और पीछे रह गया बस एक अधूरा कप, एक भारी सांस और दो टूटे हुए दिल जो अब भी धड़क रहे थे, साथ नहीं लेकिन एक दूसरे के लिए। कॉफी शॉप की खिड़की पर एक बूंद गिरी, जैसे उनकी कहानी का एक आखिरी आंसू। सियोल की सड़कों पर सर्द हवाएं बह रही थीं, हर कोना धुंध से ढका हुआ था, जैसे शहर भी उनकी कहानी को भुलाना चाहता हो। यूं सेओ अब अकेली चल रही थी, उसी रास्ते पर जहां पहले ह्योन वू साथ हुआ करता था। उसके कदम धीमे थे और दिल की धड़कनें तेज। आंखों में एक पुराना सपना तैरता रहता था, जिसे उसने कभी ह्योन वू के साथ मिलकर बुना था, लेकिन अब वो सपना दरक चुका था और उसकी किरचें हर दिन उसके भीतर चुभती थीं। घर लौटने पर दरवाजे के पीछे वही खामोशी थी जो अब उसका सबसे करीबी साथी बन चुकी थी। दीवार पर टंगी उनकी पुरानी फोटो को देखकर यूं सेओ का दिल भर आया। उसने वो तस्वीर हटा दी, लेकिन निशान अब भी दीवार पर बाकी था, जैसे प्यार चला गया हो लेकिन उसकी छाया अब भी सांस ले रही हो। रसोई में रखे दो कप अब अकेले लगते थे, जैसे एक कप ने हमेशा के लिए इंतजार करना सीख लिया हो। उधर ह्योन वू की जिंदगी भी यूं सेओ की यादों से जकड़ी हुई थी। ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो उसी पार्क को देखता जहां यूं सेओ पहली बार उसके लिए मुस्कुराई थी। उसके मोबाइल में अब भी यूं सेओ का आखिरी मैसेज सुरक्षित था, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो याद रखना, मैं खुद को भुला दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं। हर बार उस मैसेज को पढ़ते हुए वो खुद को रोकता था, फोन उठाने से, कॉल करने से, फिर से टूट जाने से।
रातें सबसे कठिन होती थीं। जब सारा शहर सो जाता तो यूं सेओ की आंखों से नींद गायब हो जाती। वो अपनी डायरी में वो सब लिखती जो कह नहीं सकी थी। कभी कभी समझौते सही होते हैं, लेकिन दिल उन्हें नहीं मानता। हर शब्द उसके जख्मों की चीख थी और हर पन्ना एक अधूरी दुआ। ह्योनवू ने भी खुद को काम में डुबा दिया था, लेकिन कोई मीटिंग, कोई प्रेजेंटेशन, कोई दोस्ती यूं सेओ की यादों को मिटा नहीं सकी। वो हर शाम अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट जलाता, लेकिन उस धुएं में भी उसे यूं सेओ की सांसों की खुशबू महसूस होती। उसे याद था कैसे यूं सेओ उसकी सिगरेट की आदत से नफरत करती थी, और फिर भी हर बार उसका चेहरा पकड़कर कहती थी, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। एक शाम यूं सेओ ने अपना पुराना स्केचबुक खोला, जिसमें उसने ह्योनवू की तस्वीरें बनाई थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने एक नया पन्ना खोला और उसमें एक अधूरी आकृति बनाई। दो छायाएं जो एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन उनके बीच एक दीवार थी। उस स्केच के नीचे उसने लिखा, हम पास थे लेकिन साथ नहीं। ह्योनवू ने उसी रात अपने लैपटॉप का एक पुराना फोल्डर खोला। फॉरएवर यस नाम था। उसमें उनकी पहली ट्रिप की तस्वीरें थीं। यूं सेओ का वो मुस्कुराता चेहरा जिसमें दुनिया भर की खुशी समाई थी। उसे एहसास हुआ खुश रहना मुश्किल है, लेकिन यूं सेओ के बिना जीना नामुमकिन। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। यूं सेओ अपनी बालकनी में बैठी थी और ह्योनवू अपनी। दो अलग शहर, दो अलग छतें, लेकिन एक ही एहसास। हमने जो छोड़ा वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो हमारी आत्मा थी। उनकी कहानियां अब भी जिंदा थीं, नींदों से बाहर, धड़कनों के भीतर। यूं सेओ की सुबह अब अलार्म से नहीं, एक अधूरी ख्वाहिश से होती थी। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती, लेकिन कमरे में उजाला नहीं होता, क्योंकि ह्योनवू की गैर मौजूदगी हर रोशनी को फीका कर देती थी। वो अब भी अपनी दिनचर्या निभा रही थी, काम पर जाना, लोगों से मुस्कुरा कर मिलना, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अंतहीन खालीपन था जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। वो अक्सर कॉफी ब्रेक में एकांत को गले लगाती और उन पलों में दिल चुपके से ह्योनवू को पुकारता। एक दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में यूं सेओ को ह्योनवू जैसी खुशबू महसूस हुई, वही जो उसकी शर्ट से आती थी, वो जिसमें वो अक्सर उसे छुप कर देखती थी। उसने फौरन इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उस एक पल ने उसके भीतर फिर से हलचल जगा दी। क्या प्यार यूं ही वापस आ सकता है? क्या ये महज एक वहम था या किस्मत की दस्तक? उधर ह्योनवू के जीवन में एक मोड़ आया। उसके ऑफिस में एक नई क्लाइंट आई थी, जो व्यवहार में यूं सेओ की तरह ही शांत, समझदार और आत्मनिर्भर थी। लेकिन जैसे ही वो महिला हंसी, ह्योनवू को एहसास हुआ कोई यूं सेओ जैसा हो सकता है, पर यूं सेओ कभी दूसरा नहीं हो सकता। वो महिला हंस रही थी और ह्योनवू की आंखों में यूं सेओ का चेहरा तैर रहा था, वो मुस्कान जो अब सिर्फ यादों में बाकी थी। एक शाम यूं सेओ शहर के सबसे पुराने किताबों की दुकान गई। किताबें उसकी तन्हाई की सबसे सच्ची साथी बन गई थीं। एक किताब पलटते हुए उसमें एक छोटा सा कागज गिरा। उस पर लिखा था, कभी कभी सबसे सही फैसले भी सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यूं सेओ सन्न रह गई। वो कागज किसी और का था, लेकिन उसमें उसके दिल की चीख थी। उसने वो पन्ना संभाल लिया जैसे वो किसी अनदेखे पैगाम का हिस्सा हो। उसी रात ह्योनवू की मां ने उससे पूछा, तू क्यों इतना बदल गया है बेटा? अब पहले जैसी रोशनी नहीं दिखती तेरे चेहरे पर। ह्योनवू ने बस एक बात कही, मैंने वो इंसान खो दिया जिसने मेरी रोशनी बनने की कोशिश की थी। उसकी मां चुप हो गई और उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो एक मां ही देख सकती है। एक बेटा जो टूट तो चुका है, पर टूटकर भी किसी के लिए जिंदा है। यूं सेओ की सहेली ने एक दिन उससे कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे को क्यों छोड़ा जब प्यार अब भी जिंदा है? यूं सेओ ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हर बार प्यार जिंदा हो, ये जरूरी नहीं होता कि लोग उसे जीने की हिम्मत रखते हों। शहर में बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। यूं सेओ ने अपनी अलमारी से वो ओवरकोट निकाला जो ह्योनवू ने उसके लिए खरीदा था पहली सर्दियों में। उसे पहनते ही उसकी आंखों में नमी भर आई। वो अब भी उसे गर्मी देता था, पर अब वो गर्मी एक मीठे जहर जैसी लगती थी।
ह्योन वू एक पुराने म्यूजिक स्टोर गया, जहां से उसने कभी यूं सेओ के लिए एक विंटेज म्यूजिक बॉक्स खरीदा था। दुकानदार ने उसे देखा और कहा, वो लड़की साथ नहीं आई आज? ह्योन वू ने सिर झुका लिया। नहीं, अब वो सिर्फ मेरे साथ यादों में आती है। शहर के दो अलग कोनों में दो लोग, दो अधूरी कहानियां, लेकिन एक ही दर्द। उन्हें नहीं पता था कि किस पल, किस मोड़ पर, किस हवा के झोंके में किस्मत फिर एक मौका देगी। लेकिन तब तक वो सिर्फ जी रहे थे, एक अधूरे हम के साथ। सियोल के आसमान में धुंध कुछ ज्यादा ही गहराई थी उस दिन। सर्दी ने पूरे शहर को जकड़ लिया था, जैसे हर सांस में कोई पुरानी याद जम कर बैठी हो। यूं सेओ अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ अनकहे शब्दों को निगल रही थी। उसकी डायरी की आखिरी लाइन अब भी अधूरी थी, काश तुमने एक बार पूछा होता। लेकिन वो सवाल कभी पूछा नहीं गया और अब जवाब भी खो चुके थे। ह्योन वू भी उसी दिन कुछ बेचैन था। उसके हाथों में एक पुराना किताब था जो यूं सेओ ने उसे पहली सालगिरह पर दी थी। किताब के बीच में यूं सेओ का एक छोटा सा नोट रखा था, जब भी खुद से दूर हो जाओ ये पढ़ लेना, शायद मैं फिर मिल जाऊं। उसने वो पन्ना बार बार पढ़ा, जैसे हर शब्द में वो सांस ले रहा हो। शाम होते होते यूं सेओ ने खुद को एक अनजानी राह पर चलते हुए पाया। उसका दिल किसी नामालूम जगह की ओर खींच रहा था। वो स्टेशन पहुंची, वही जगह जहां वो और ह्योन वू पहली बार बारिश में भीगे थे। उस वक्त उन्होंने एक ही छतरी के नीचे वादा किया था, हम जो भी हो जाए एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। आज छतरी नहीं थी, पर यादें अब भी सिर से बरस रही थीं। स्टेशन की बेंच पर बैठी यूं सेओ ने देखा, वहीं दीवार पर अब भी वो दिल बना था जिसे ह्योन वू ने स्थायी मार्कर से बनाया था, एंड यू। उसने उंगलियों से उस दिल को छुआ और एक सिहरन सी उसकी रूह में उतर गई। वो सोचने लगी, क्या कभी किसी दिल पर लगे नाम मिट सकते हैं, या फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो और गहरे खुद जाते हैं। उधर ह्योन वू ने उसी वक्त अपने ऑफिस में एक मेल देखा, एक आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी का निमंत्रण। गैलरी का नाम था अनस्पोकन इमोशंस और उसमें यूं सेओ की बनाई स्केचेस लगने वाले थे। एक क्षण को उसका सांस रुक गया। क्या ये वही यूं सेओ थी? क्या वो अब भी कला के जरिए अपना दर्द उकेर रही थी? उस रात ह्योन वू ने तय किया, वो प्रदर्शनी में जाएगा, न यूं सेओ को बताए बगैर, न उसे परेशान किए बगैर, बस एक नजर देखने के लिए कि क्या उसका अतीत अब भी जिंदा है या सिर्फ धुंधला सपना बन चुका है। गैलरी की दीवार पर टंगी वो पेंटिंग अब यूं सेओ के लिए एक और कहानी बन गई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद की हल्की सी रेखा फिर से उभरने लगी थी। जैसे ही उसने वो छोटा सा नोट पढ़ा, क्या फिर से मिले? उसका पूरा वजूद सिहर उठा। उसने उस कागज को कई बार पढ़ा, हर बार नए अर्थ ढूंढने की कोशिश में। क्या ये वही ह्योन वू था? क्या वो फिर से लौटना चाहता है? लेकिन अगर चाहता है तो क्यों छुपकर आया, क्यों सामने नहीं आया? उस रात यूं सेओ को नींद नहीं आई। वो अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में वही पेंटिंग वाला नोट और आंखों में अनगिनत सवाल। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन दिल अब भी अधूरा। उसे याद आया जब पहली बार उसने ह्योन वू को फिर मिलना कहा था, तो ह्योन वू ने जवाब दिया था, हम हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे समय कैसा भी हो। क्या वक्त ने वाकई उन्हें दोबारा एक दूसरे के पास भेजा था? दूसरी तरफ ह्योन वू का दिल उलझनों से भरा था। वो कई बार गैलरी के बाहर ठहरा, अंदर गया, उसे देखा, फिर भी खुद को रोक लिया। वो जानता था कि एक बार फिर अगर यूं सेओ की आंखों में झांक लिया तो खुद को कभी वापस खींच नहीं पाएगा। लेकिन अब वो और दूर भी नहीं रह सकता था। उसने अपने दिल में एक फैसला किया, इस बार वो सिर्फ उसकी मर्जी से नहीं मिलेगा, बल्कि यूं सेओ की रजामंदी से उसकी दुनिया में लौटेगा। अगले दिन यूं सेओ ने अपनी डायरी खोली और पहली बार उसमें लिखा, अगर प्यार लौट कर आए तो क्या उसे फिर मौका देना चाहिए? उसने खुद से यह सवाल किया, पर जवाब उसके दिल से नहीं, उसकी आंखों की नमी से मिला। कुछ दिनों बाद यूं सेओ को एक पार्सल मिला। उसमें एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था, वही जो कभी उसने और ह्योन वू ने मिलकर एक पुराने बाजार से खरीदा था। बॉक्स खोलते ही वही धुन बजने लगी, जो उनकी पहली बारिश में बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई थी।
उसके साथ एक चिट्ठी थी। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, लेकिन हर बार तुम्हारी यादों ने मुझे खींच लिया। शायद हम समझौते से अलग हुए थे, लेकिन दिल ने कभी अलग होना नहीं माना। अगर तुम्हारा दिल भी अब भी मेरे साथ है तो एक बार फिर स्टेशन पर आना, उसी जगह, उसी वक्त जहां सब शुरू हुआ था। ह्योन-वू। वो चिट्ठी यूं सेओ के लिए वक्त का एक पुल थी, एक ऐसा पुल जिसे पार करने से पहले 1000 बार सोचना था, लेकिन दिल बार बार कह रहा था, चलो एक बार फिर से। स्टेशन पर वो वक्त आ गया था। बर्फ गिर रही थी, हवा में नमी थी और दिल की धड़कनें जोर से चल रही थीं। यूं सेओ धीरे धीरे उसी बेंच की ओर बढ़ी जहां कभी उन्होंने एक छतरी के नीचे वादा किया था। वहां पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। ह्योन-वू वहां खड़ा था, उसी छतरी के साथ, जो सालों पहले टूटी नहीं थी, बस बंद हो गई थी। उसकी आंखों में इंतजार था, शर्म थी और सबसे ज्यादा प्यार था। यूं सेओ कुछ नहीं बोली, वो बस जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और फिर एक लंबा सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में हजारों बातें थीं, अधूरी माफियां थीं और एक वादा। इस बार कोई समझौता नहीं, सिर्फ साथ। छतरी खुली और बारिश फिर से शुरू हो गई। जैसे आसमान भी जानता था, कुछ प्यार सिर्फ वक्त मांगते हैं लौटने के लिए। स्टेशन की उस मुलाकात ने जैसे वक्त को कुछ देर के लिए रोक दिया था। यूं सेओ और ह्योन-वू एक छतरी के नीचे खड़े थे, लेकिन अब वो छतरी सिर्फ बारिश से नहीं, उनके टूटे जज्बातों से भी उन्हें बचा रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो राहत के थे। इतने सालों बाद, इतने गलतफहमियों और समझौतों के बाद वो फिर एक ही जगह पर खड़े थे। पर अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर एक नई शुरुआत? ह्योन-वू ने सबसे पहले वो कहा जो यूं सेओ सालों से सुनना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बस हालात के सामने हार मान ली थी। लेकिन अब अगर तुम कहो तो हर हालात से लड़ लूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें ठहरी हुई थीं, जैसे वो किसी भी जवाब के लिए तैयार हो। यूं सेओ ने अपनी निगाहें उसकी आंखों में टिकाईं। उसे वो सारे दिन याद आने लगे जब उसने अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछा था, जब हर त्योहार, हर लम्हा उसके बिना अधूरा था। लेकिन आज जब वो उसके सामने खड़ा था, वो सारी शिकायतें किसी पुराने ख्वाब की तरह लगने लगी थीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। ह्योन-वू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यूं सेओ ने उसे रोका। तुम्हारा लौट आना बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं अब भी डरती हूं कि अगर फिर वही हुआ तो। उसकी आवाज में वो सारी दरारें थीं जो इन सालों में बनी थीं। ह्योन-वू ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे एक वॉइस मेमो सुनाया। उसमें ह्योन-वू हर रात यूं सेओ के लिए रिकॉर्ड किया गया एक मैसेज था। आज फिर तुम्हारी याद आई, आज फिर वो कॉफी वाली दुकान सामने से गुजरा, आज फिर तुम्हारे बिना सब अधूरा लगा। हर दिन की एक रिकॉर्डिंग थी और हर रिकॉर्डिंग में उसका इंतजार था। यूं सेओ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वो मोबाइल हौले से थामा और कुछ देर बाद कहा, तुम्हें हर रोज याद आती थी, लेकिन मैं खुद को समझाती थी कि प्यार सिर्फ याद नहीं होता, जिम्मेदारी भी होता है। अगर हम फिर से साथ हों तो मुझे वादा चाहिए, बिना भागे, बिना चुप रहकर, हर तकलीफ को साथ में झेलने का। ह्योन-वू ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूं, अब कोई समझौता नहीं, कोई अधूरी बात नहीं, बस तुम और मैं, हर सुबह, हर शाम, साथ। स्टेशन की भीड़ अब कम हो चुकी थी, लेकिन उनकी दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कैफे ढूंढा, वही पुराना कैफे जहां वो कॉलेज के दिनों में जाते थे। उन्होंने वहीं बैठकर पहली बार खुलकर बात की, अपने टूटने की वजहें, अपने अकेलेपन के दिन और उन सपनों की बात की जो अब तक अधूरे थे। उस रात कैफे की खिड़की से बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन अब वो बारिश अलग थी। अब वो भीगी नहीं रही थी, अब वो जोड़ रही थी। जब यूं सेओ कैफे से बाहर निकली, उसने हल्के से ह्योन-वू की ओर देखा और कहा, अब की बार अगर बिछड़े तो सिर्फ मौत की वजह से होना चाहिए। और ह्योन-वू ने जवाब दिया, मैं अब तुम्हें सिर्फ जीने की वजह बनाना चाहता हूं। उनके शब्द हवा में नहीं, दिल में दर्ज हो चुके थे और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था।
जहां अतीत अब बोझ नहीं था बल्कि सीख बन गया था। सोल की उस हलचल भरी दोपहर में जब हर कोई अपनी जिंदगी की रफ्तार में खोया हुआ था, यूं सेओ और ह्योन वू एक छोटी सी किताबों की दुकान में दाखिल हुए। वो दुकान वहीं थी जहां कॉलेज के दिनों में दोनों अक्सर मिला करते थे, किताबें कम, ख्वाब ज्यादा पढ़ने के लिए। अब इतने सालों बाद उसी जगह लौटना जैसे बीते हुए लम्हों को फिर से जीने जैसा था। दुकान के अंदर की हल्की सी लैवेंडर खुशबू, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और धीमे सुरों में बजता वायलिन, सब कुछ वैसा ही था। ह्योन वू ने यूं सेओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बदला सिवाय हमारे। यूं सेओ ने नजरें झुकाईं, पर उसकी मुस्कान ने सब कह दिया। एक पुरानी किताब को उठाते हुए यूं सेओ ने धीरे से कहा, याद है तुमने यही मुझे पहली बार आई लव यू कहा था, किताब के पन्नों के बीच वो नोट छुपाकर। ह्योन वू ने किताब ली और संयोग से उसी पन्ने पर वो पुराना नोट अब भी दबा था। उस नोट की स्याही थोड़ी फीकी हो चुकी थी, लेकिन जज्बात अब भी उतने ही गहरे थे। वो दोनों वहां बैठकर घंटों बातें करते रहे। यूं सेओ ने अपने अकेलेपन के वो सारे पल साझा किए जो उसने उन सालों में महसूस किए थे, जब हर मुस्कान के पीछे एक खालीपन छुपा होता था। वहीं ह्योन वू ने अपने अफसोस बताए कि उसने क्यों चुप रहना चुना और कैसे हर दिन उसके लिए एक अधूरी कविता जैसा रहा। किताबों के बीच बैठकर दोनों ने अपने रिश्ते के हर पन्ने को फिर से पढ़ा। उन पन्नों में दर्द भी था, लेकिन उनसे गुजरकर अब वो प्यार की एक नई परिभाषा लिखने को तैयार थे। ह्योन वू ने कहा, शायद हमें फिर से एक नई कहानी शुरू करनी चाहिए, एक ऐसी कहानी जहां कोई भी बात अधूरी ना रहे। यूं सेओ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल अब भी था, क्या अतीत वाकई उन्हें पीछा छोड़ देगा? तभी दुकान के बाहर बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर उनके मुलाकातों में होती थी। वो दोनों बाहर आए और ह्योन वू ने बिना कुछ कहे यूं सेओ को छतरी में ले लिया। कुछ लम्हों तक दोनों बस खामोश खड़े रहे, जैसे हर बूंद अब उनकी चुप्पियों को धो रही थी। उसके बाद ह्योन वू यूं सेओ को एक पुराने थिएटर में ले गया, जहां एक पुरानी रोमांटिक फिल्म चल रही थी, वही फिल्म जो उन्होंने पहली बार साथ देखी थी। जैसे ही पर्दे पर वो पुराना गीत शुरू हुआ, यूं सेओ की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। फिल्म के अंत में जब हीरो हीरोइन से कहता है, कभी अगर बिछड़ जाऊं तो मुझे तुम्हारी यादों में ढूंढना, ह्योन वू ने यूं सेओ का हाथ थामा और फुसफुसाया, मैं अब कभी तुम्हारी याद नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा वर्तमान बनना चाहता हूं। वो वाक्य यूं सेओ के दिल में गूंज गया। थिएटर की रोशनी धीमी हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी चमकने लगी थी, उम्मीद की, भरोसे की और सच्चे प्यार की। वो दिन एक नई शुरुआत का था, जहां उन्होंने सिर्फ बीते पलों को याद नहीं किया, बल्कि आने वाले पलों को संवारने का फैसला लिया। उनके दिलों में अब डर नहीं, बल्कि यकीन बसने लगा था कि इस बार उनका साथ अधूरा नहीं रहेगा। सुबह की धूप सोल की गलियों पर सुनहरी चादर की तरह बिछी थी, और उसी रोशनी में यूं सेओ अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में गर्म कॉफी का प्याला लिए। उसकी आंखें आसमान को निहार रही थीं, जैसे किसी अदृश्य उम्मीद को पकड़ना चाहती हों। पिछली रात की मुलाकात, थिएटर में ह्योन वू का वह वाक्य, मैं तुम्हारा वर्तमान बनना चाहता हूं, उसकी रूह में गूंज रहा था। क्या अतीत को माफ कर वर्तमान को अपनाना इतना आसान था? उधर ह्योन वू अपनी डायरी के पन्नों में कुछ लिख रहा था। यह वही डायरी थी जिसमें वह वर्षों से अपने मन की हर बात दर्ज करता आया था, हर खुशी, हर अफसोस और अब हर उम्मीद। उसने लिखा, अगर उसका दिल मुझे फिर एक मौका दे तो मैं हर दिन उसे यह साबित करूंगा कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। शाम को दोनों फिर मिले, इस बार हन नदी के किनारे, जहां वो अक्सर लंबी वॉक पर जाया करते थे। सर्द हवा उनके बालों से खेल रही थी और नदी का शांत बहाव मानो उनके दिलों की बेचैनी को समेट रहा था। यूं सेओ ने बिना भूमिका के पूछा, क्या तुम वाकई बदल चुके हो या ये बस एक और समझौता होगा? ह्योन वू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ये कोई समझौता नहीं, ये संकल्प है। तुम्हें खोने के बाद मैंने खुद को खो दिया था।
कुछ क्षणों की खामोशी के बाद यूनसेओ ने अपनी जेब से एक छोटा सा स्केच निकाला। उसमें ह्योनवू और यूनसेओ की मुस्कुराती तस्वीर थी जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाई थी। उसने कहा, इस तस्वीर को मैं हमेशा अपने पास रखती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें हम दोनों हैं, बल्कि इसलिए कि इसमें वो हम हैं जो किसी समझौते में बंधे नहीं थे। ह्योनवू ने उस स्केच को देखा और उसकी आंखें भर आईं। दोनों धीरे धीरे चलने लगे, पुरानी यादों के पुल से होते हुए एक नई राह की ओर। ह्योनवू ने यूनसेओ से कहा, मैं चाहता हूं कि हम फिर से शुरुआत करें, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा के। यूनसेओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं डरती हूं, लेकिन अब डर को जीने का मन नहीं करता। अचानक पास में एक छोटा बच्चा गुब्बारे बेचता हुआ आया। ह्योनवू ने 2 दिल के आकार वाले गुब्बारे लिए, एक यूनसेओ को दिया और एक खुद रखा। फिर उसने कहा, एक गुब्बारा तुम्हारे डर के लिए और एक मेरे वादे के लिए, दोनों को आज उड़ाते हैं। दोनों ने साथ में वो गुब्बारे आसमान की ओर छोड़े, जैसे अपने पुराने डर और दर्द को हवा में बहा दिया हो। रात होते होते सोल की रोशनी जगमगा उठी थी। वो दोनों अब एक कैफे में बैठे थे, एक नया, जिसे यूनसेओ ने हाल ही में खोजा था। वहां की दीवारों पर हाथ से बनी कहानियां थीं और हर टेबल पर एक खाली नोटबुक जिसमें ग्राहक अपनी भावनाएं लिख सकते थे। यूनसेओ ने वो नोटबुक उठाई और लिखा, कभी कभी पुराने पन्नों को दोबारा पढ़ने से नई कहानियां जन्म लेती हैं। ह्योनवू ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं हर दिन तुम्हारे साथ नई कहानी लिखना चाहता हूं। यूनसेओ मुस्कुराई, पहली बार पूरे यकीन के साथ। उस रात दोनों अपने अपने घर लौटे, लेकिन अब उनके दिलों में कोई दूरी नहीं थी, बस एक इंतजार था उस सुबह का, जब वे एक बार फिर बिना समझौते के एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ेंगे। सर्दी का मौसम धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर था। सोल के गलियारों में ठंडी हवाएं ताजगी का एहसास करवा रही थीं और हवा में हल्की सी ओस भी जमी हुई थी। यूनसेओ अपने अपार्टमेंट के खिड़की से बाहर देख रही थी। हृदय में एक अजीब सा हलचल था, जैसे किसी अनकहे सच का सामना करने को तैयार हो रही हो। ह्योनवू के साथ बिताए गए हर पल की गूंज अब उसके भीतर समाहित हो चुकी थी। हालांकि कई बार उसने यह सोचा था कि क्या यह वाकई एक नई शुरुआत होगी या फिर वह वही पुरानी गलती दोहराएंगे। लेकिन ह्योनवू के शब्द, मैं अब कभी तुम्हारी याद नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा वर्तमान बनना चाहता हूं, उसे हर पल यह यकीन दिलाते थे कि इस बार शायद सब कुछ अलग हो। दिन का उजाला धीरे धीरे शाम में बदलने लगा। यूनसेओ ने अपने कमरे में रखा हुआ चश्मा पहना और बाहर जाने के लिए तैयार हुई। आज वह अपने पुराने खुद से मिलने जा रही थी, अपने भीतर के उन सवालों का जवाब ढूंढने। क्या उसे यह नया कदम उठाने का हक था? क्या वह अब भी उस पर विश्वास कर सकती थी जिसके कारण पहले दर्द और दूरी आई थी? ह्योनवू उस दिन यूनसेओ से मिलने के लिए तय जगह पर आया था, जहां दोनों ने पहले कभी मिलकर एक छोटी सी बातचीत की थी। एक पुरानी सड़क के किनारे पर स्थित एक छोटी सी कैफे। अब वह जगह उनके रिश्ते की मूक गवाह बन चुकी थी। ह्योनवू ने उसे इंतजार करते हुए देखा। उसकी आंखों में एक मिश्रित सा भाव था, उम्मीद भी थी, डर भी था। जब यूनसेओ वहां पहुंची तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप एक दूसरे के पास बैठ गए। ह्योनवू ने उसे देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम डर रही हो, लेकिन इस बार यह डर हम दोनों को नहीं जीतने देंगे। यूनसेओ की नजरें झुक गईं और उसने धीरे से कहा, मैं अब डरने नहीं चाहती ह्योनवू, पर मैं इस डर से कैसे बाहर आऊं? ह्योनवू ने उसकी बातों को सुना और फिर उसकी हाथों को अपने हाथों में लिया। हमने जो भी किया है वह हमारे प्यार का हिस्सा है। हाँ, कुछ गलतियां हुईं, लेकिन यह नहीं बदल सकता कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। यूनसेओ ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और फिर धीमे से कहा, तुमसे प्यार करना इतना आसान नहीं था। तुमने मुझे वो दर्द दिया था जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाई। उसकी आवाज में एक हल्की सी कटीली कसक थी जो उसके दिल के गहरे कोने से निकलकर बाहर आ रही थी। ह्योनवू चुप रहा, जैसे उसने खुद को दोषी ठहराया हो। लेकिन फिर उसने सिर उठाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं था,
और मैंने वह दर्द दिया जो तुम नहीं डिजर्व करती थी। पर अब मैं तुमसे हर दिन अपना प्यार साबित करने का वादा करता हूं और तुम्हारे दिल में सिर्फ विश्वास और सुकून लाऊंगा। यूं सेओ ने उसे सुना और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ह्योनवू। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहती हूं। काफे की खिड़की से आती हल्की सी ठंडी हवा अब दोनों को और करीब ले आई थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनकी जिंदगी की नई शुरुआत बस एक कदम दूर हो। यूं सेओ ने धीरे से कहा, यह कदम हम दोनों को लेना होगा, लेकिन अब मैं तैयार हूं। ह्योनवू ने गहरी सांस ली और यूं सेओ के माथे पर एक हल्की सी चुंबन दी। फिर उसने कहा, हम अब अतीत से नहीं, भविष्य से प्यार करेंगे। उस पल दोनों के दिलों में वह डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। दोनों जानते थे कि इस बार उनका प्यार बिना किसी शर्त के होगा, बिना किसी संकोच के, और सबसे बढ़कर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई की तरह। बरसात की हल्की फुहारें सोल की गलियों को भिगो रही थीं, जैसे आसमान भी आज अपने जज्बातों को रोके नहीं पा रहा था। यूं सेओ खिड़की के पास बैठी, हाथ में ह्योनवू की दी हुई डायरी लिए हर एक पन्ने को पढ़ रही थी। इन पन्नों में वह हर वो एहसास था जो कभी शब्दों में नहीं कहे जा सके। प्यार, पछतावा, दूरी और एक गहरी चाह जो अब भी धड़कनों में जिंदा थी। 10 महीने बीत चुके थे जब आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे को देखा था, लेकिन हर दिन, हर सांस में एक दूसरे की मौजूदगी अब भी थी। ह्योनवू अब शहर से दूर किसी अन्य स्थान पर काम कर रहा था और यूं सेओ अपने चित्रों में उसका चेहरा तलाशती रहती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज हवा में कोई पुरानी पहचान थी, कोई अजनबी सी नजदीकी। यूं सेओ के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वही चेहरा जो उसकी आंखों में बस चुका था, वही मुस्कान जो कभी उसकी दुनिया थी। ह्योनवू गीले बालों और भीगे कपड़ों में कांपते हुए खड़ा था, आंखों में सैकड़ों सवाल और होठों पर एक ही जवाब। मैं जानता हूं बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं अब और देर नहीं करना चाहता। यूं सेओ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कह नहीं पाई, बस उसे देखती रही, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसका सपना फिर से सामने खड़ा है। ह्योनवू ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली जो उसने कभी यूं सेओ को देने के लिए लिखी थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसमें वो सब है जो मैं कभी कह नहीं पाया, उसने कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, और अगर तुम चाहो तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी समझौते के, सिर्फ सच्चाई और प्यार के साथ। बारिश अब और तेज हो गई थी, लेकिन उन दोनों के बीच का सन्नाटा टूट चुका था। यूं सेओ ने धीरे से ह्योनवू का हाथ पकड़ा और पहली बार इतने समय बाद मुस्कुराई। मैंने भी कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था, उसने कहा, बस हालातों ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन अब मैं भी कोई मौका नहीं गंवाऊंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए, जैसे समय ने खुद को वहीं रोक लिया हो। सड़क पर भीड़ थी, गाड़ियों की आवाजें थीं, लेकिन उन दोनों की दुनिया में बस एक दूसरे की धड़कनें थीं। प्यार फिर से लौट आया था, इस बार और भी मजबूत और भी सच्चा। फिर कुछ समय बाद एक आर्ट गैलरी में यूं सेओ की नई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। हर तस्वीर में ह्योनवू का अक्स था, उनकी कहानी के टुकड़े थे। लोग भावुक हो उठे, हर चित्र में उन्हें एक सच्चा एहसास दिखा, जुदाई, इंतजार और अंत में मिलन। उसी गैलरी के एक कोने में ह्योनवू ने यूं सेओ के सामने घुटनों पर बैठकर एक छोटी सी अंगूठी निकाली। अब कोई दूरी नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ हम, हमारे सच और हमारा प्यार। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? यूं सेओ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने मुस्कुराकर हां कहा और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और यहीं उनकी अधूरी कहानी को एक खूबसूरत मुकाम मिल गया। एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें